अपोलो अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सिर में उन्हें गंभीर चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली ले जाया गया था। घोड़ाबांधा के आवास में रामदास सुरेन गिरे थे। आज रांची उनका पार्थिव शरीर लाया जाएगा। 2 अगस्त को रामदास सुरेन की तबीयत बिगड़ी थी और शुक्रवार शाम 4:30 पर उन्हें हार्ट अटैक आया था। 2 अगस्त को रामदास सुरेन की तबीयत बिगड़ी थी। बाथरूम में गिरने के बाद एयर एम्बुलेंस से उन्हें दिल्ली ले जाया गया था। बता दें कि 2009, 2019, 2024 3 बार विधायक रामदास सुरेन बने। शिक्षा मंत्री के निधन से झारखंड में शोक की लहर है। तो देखिए, रामदास सुरेन के निधन की दुखद खबर जो है वो सामने आई है और इससे पहले वो भर्ती कराए गए थे। बता दें कि 62 वर्ष के वो थे और झारखंड में शिक्षा मंत्री थे। और बता दें कि रामदास सुरेन का करीब 2 हफ्तों से दिल्ली के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। कुणाल साटंगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। कुणाल साटंगी जी, पार्थिव शरीर आप लोग लेकर के पहुंच रहे हैं, जाहिर सी बात है कि शोक है, और क्या कहेंगे? जी, ये सबके लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण समय है और बिल्कुल एक असहज और अनएक्सपेक्टेड, जिसको आप कह सकते हैं। कुछ दिनों पूर्व भी बाबा दिशुम गुरु शिबू सोरेन हमें छोड़कर गए हैं और चंद दिनों में ही कोल्हान में पार्टी के सबसे बड़े चेहरे और राज्य के शिक्षा मंत्री आदरणीय रामदास सुरेन जी का निधन कल हुआ है। और वर्तमान हम लोग परिवार के सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि आज ही उनके पार्थिव शरीर को उनके पैतृक निवास ले जाया जाएगा, उनके विधानसभा क्षेत्र ले जाया जाएगा और अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी आज ही पूरी करनी है। तो वर्तमान में हम लोग दिल्ली से उनके पार्थिव शरीर को लेकर रांची के लिए रवाना हो रहे हैं। तो कुणाल जी, कब तक पार्थिव शरीर रांची पहुंच जाएगा? अंतिम संस्कार को लेकर के क्या कुछ परिवार वाले भी कह रहे हैं, कहाँ पे होगा? परिवार वालों ने ये निर्णय लिया है कि उनका जो आवास है जमशेदपुर के घोड़ाबांधा में, उसके पास में ही जो स्थल है वहां पर उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। और जो फ्लाइट का अनुमानित समय है उसके हिसाब से लगभग 8:30 बजे तक हम लोग रांची लैंड करेंगे और उसके बाद विधानसभा में उनके शरीर को ले जाने का निर्णय परिवार के लोगों के द्वारा लिया गया है। और उसके बाद वहां से सीधे उनके विधानसभा क्षेत्र घाटशिला का जो HCL मैदान है वहां पर उनके समर्थकों के लिए और पार्टी के कार्यकर्ता और आमजन के दर्शन के लिए पार्थिव शरीर को वहां रखा जाएगा और फिर उनके आवास जमशेदपुर स्थित घोड़ाबांधा वहां ले जाया जाएगा। शिक्षा मंत्री के तौर पर उनके कामकाज को देखा जाए तो उसको आज कैसे याद करने की जरूरत है? कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? देखिए, बहुत बड़ी राजनीतिक क्षति है और राज्य के शैक्षणिक जगत के लिए भी जिस तरह के कई अच्छी योजनाएं उन्होंने अपने छोटे से इस कार्यकाल में शुरू की थी और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने की भी कोशिश करते थे। NEP को भी उनको लेकर हमेशा वो चिंतित रहते थे कैसे उसका जल्द से जल्द क्रियान्वयन हो। और जो आप कह सकते हैं 7 महीनों में उन्होंने विभाग के मंत्री के तौर पर एक बहुत लंबी लकीर खींची है। और उनका जाना न केवल झारखंड की राजनीति के लिए बल्कि सामाजिक पृष्ठभूमि के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है। बहुत ही अनुभवी और जमीन से जुड़कर काम करने वाले कर्मठ नेता थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा के वर्तमान में कोल्हान के वो सबसे बड़े चेहरे थे जी। तो इसलिए हम सबके लिए ये व्यक्तिगत शोक है जी। चलिए, शुक्रिया कुणाल जी बातचीत के लिए। निरंजन भी हमारे साथ जुड़े हुए रांची से। निरंजन, एक शोक की बड़ी खबर सामने आई रामदास सुरेन के तौर पर और पिछले ही दिनों झारखंड ने शिबू सोरेन को खोया। अभी और क्या जानकारी आपके पास है? क्या तैयारी है और किस तरीके से पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाना है? क्या जानकारी है आपके पास? निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी ये है क्योंकि रामदास सुरेन लंबे समय से वहाँ इलाजरत थे। क्योंकि अब उनका पार्थिव शरीर 7:15 दिल्ली एयरपोर्ट से रांची के लिए रवाना किया जाएगा। वहाँ से 9:10 उनका पार्थिव शरीर रांची पहुंचेगा। पार्थिव शरीर को रांची एयरपोर्ट से सीधे विधानसभा परिसर में रखा जाएगा, जहां 10:30 बजे अधिकारीगण और जितने भी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं रांची के, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के हैं, उनके पार्थिव शरीर पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी जाएगी। उसके बाद रांची विधानसभा से परिसर से सीधा उनका पार्थिव शरीर को मऊ भंडार मैदान घाटशिला में रखा जाएगा 12:30 बजे, जहां वहां उनके विधानसभा के क्षेत्र के पार्थिव शरीर पर अंतिम दर्शन करेंगे। ठीक उसके बाद कैंप कार्यालय झारखंड मुक्ति मोर्चा का घाटशिला में उनके पार्थिव शरीर को 1:30 बजे रखा जाएगा। 1:30 बजे के बाद जो घोड़ाबांधा उनका अपना आवास है,
वहां पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा। उसके बाद करीब 1 घंटा रखने के बाद ठीक उनका जो आवास से कुछ दूरी पर, यानी कि बात करें तो सोनरेखा नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से अगर हम बात करें तो पिछले अभी हम लोग यानी पूरे झारखंड के लोग, झारखंड की जनता इस सदमे से नहीं उभरे कि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का निधन होना एक बहुत बड़ा क्षति है। खास करके शिक्षा के तौर पर जब से उन्होंने शिक्षा मंत्री का कार्यभार संभाला है, कई ऐसे उन्होंने महत्वपूर्ण कदम उठाए जो याद किया जाएगा। क्योंकि जब से उन्होंने इस पद को संभाला तो ये कभी अपने अनुकूल काम किया करते थे। अधिकारियों के साथ लगातार बैठक कर, अब देखें तो सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस को लेकर के उन्हें जो 80 स्कूल थे, इन्होंने कहा कि पूरे झारखंड में 500 स्कूल खोलेंगे। 365 जो आदर्श स्कूल हैं उनकी भी बात किया करते हैं। और जिस तरह से उनका ब्रेन डेड हुआ था, ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्योंकि अब दिल्ली के सबसे बड़े हॉस्पिटल में वह भर्ती थे, इलाज चल रहा था, तो एक कयास जरूर था कि लौटेंगे, लेकिन अब हमारे बीच वो नहीं रहे। और अब से कुछ देर के बाद यानी 7:15 में दिल्ली एयरपोर्ट से रांची के लिए उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा। जी चलिए, शुक्रिया निरंजन इस जानकारी के लिए आपका। देखिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री का निधन, सीएम हेमंत सोरेन ने इस पर दुख जताया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट करके लिखा है, ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा, अंतिम जोहार दादा। और ये ट्वीट बेहद ही दुखद है। रामदास सोरेन के निधन से पूरे झारखंड में शोक की लहर है। शिबू सोरेन की निधन होने के बाद अब एक बार फिर से शोक की लहर पूरे झारखंड में। बता दें आपको, इसके बाद जेएमएम में खासतौर पर काफ़ी ज़्यादा शोक है। और ऐसे में देखिए, सोशल मीडिया साइट एक्स पर खुद हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट किया है, दुख जताया है और लिखा है कि ऐसे छोड़कर नहीं जाना था रामदास दा। इससे पहले तक वो काफ़ी ठीक थे, लेकिन अचानक से सिर पर चोट लगने की वजह से वो बीमार हो गए और उसके बाद उनका इलाज दिल्ली में चलने लगा, लेकिन इसके बावजूद वो ठीक नहीं हो पाए और अंतिम सांस उन्होंने 15 अगस्त के दिन ली। तो झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन पर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भी शोक जताया है और भगवान से उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की है। और लिखा है कि झारखंड के माननीय शिक्षा मंत्री और घाटशिला के विधायक श्री रामदास सोरेन जी का निधन बेहद ही दुखद है। अत्यंत दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे और शोकाकुल परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। आइए बिहार की खबरों की ओर लौटेंगे। बिहार के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया है। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम नीतीश ने सरकारी नौकरी की परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को आर्थिक बोझ से आजाद कर दिया है। अब पीटी परीक्षा के फॉर्म के लिए मात्र 100 रुपए देने होंगे, तो वहीं मेंस की परीक्षा का फॉर्म बिना किसी फीस के भरा जा सकेगा। और अब इस फैसले पर सियासत भी शुरू हो गई है। मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस का दिन बिहार के युवाओं के लिए और भी खास बन गया जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में झंडोत्तोलन के बाद ऐलान किया कि अब बिहार की सरकारी नौकरियों में परीक्षा फॉर्म भरने के लिए महज 100 रुपये ही खर्च करने होंगे। राज्य में नौकरी के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षाओं में परीक्षा शुल्क को घटाकर मात्र 100 रुपये कर दिया जाएगा तथा मुख्य परीक्षा में कोई परीक्षा शुल्क नहीं दिया जाएगा। बिहार की अलग अलग सरकारी नौकरियों के लिए पहले 500 से 1000 रुपये तक परीक्षा शुल्क देना पड़ता था। अगर पीटी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी सफल हुआ तो उसे मेंस परीक्षा के लिए दोबारा 500 से 1000 रुपये देने होते थे। यानी एक नौकरी की परीक्षा में करीब 1500 से 2000 रुपये खर्च आता था। पर अब ये आर्थिक बोझ अभ्यर्थियों के सर से हट गया है। राज्य सरकार के इस कदम से प्रदेश के लाखों युवाओं को लाभ होगा। यह एनडीए की सरकार है,
जो युवाओं एवं हर वर्ग के लोगों के हित के लिए निरंतर कार्य कर रही है। नीतीश कुमार के इस फैसले ने युवाओं का दिल जीत लिया है और विपक्ष के हाथ से एक और मुद्दा छीन लिया है। आरजेडी एक बार फिर नकल का आरोप लगा रहा है तो कांग्रेस की राय भी माफ करने की मांग कर रही है। जब तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि हम नौजवानों छात्रों को परीक्षा देने का, आने जाने का कोई पैसा नहीं लेंगे, तो अब आदरणीय नीतीश कुमार जी ने आज कहा है कि परीक्षा में फॉर्म भरने का पैसा नहीं लिया जाएगा। ये तो तेजस्वी यादव जी का विजन था। देखिए, परीक्षाएं तो पूरी तरह से मुफ्त होनी चाहिए और मुफ्त ही नहीं होनी चाहिए। छात्रों के आने जाने का खर्च भी या तो सरकार उठाए या फिर जो सरकारी बसें हैं, ट्रेन हैं, उसमें परीक्षार्थियों को मुफ्त आने जाने दिया जाए। ये जो छात्रों को लूटा जा रहा है, बेरोजगारों को लूटा जा रहा है, ये बड़ा अपराध है। 20 साल बाद नीतीश जी को अक्ल आई। नीतीश जी का धन्यवाद। चुनावी साल में अपनी घोषणाओं से सीएम नीतीश कुमार विपक्ष को मुद्दा विहीन करते जा रहे हैं और विपक्ष बस एक ही रट लगाता नजर आ रहा है कि सरकार नकलची। देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव में जनता किसे नकलची मानती है और किसे अपना नेता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ रजनीश कुमार की रिपोर्ट। आजादी के पर्व के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से एक बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि सरकार दिवाली पर देशवासियों को एक बड़ा तोहफा देने वाली है। जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिवॉल्यूशन लाने वाली है। घुसपैठ के मुद्दे का भी पीएम ने जिक्र किया। करीब 2 महीने बाद रोशनी का पर्व दीपावली है और उसके कुछ ही दिनों बाद बिहार में आएगा लोकतंत्र का पर्व चुनाव। इससे पहले आजादी के पर्व स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ा तोहफा देने का वादा कर दिया है। लाल किले से अपने संबोधन के दौरान पीएम ने ऐलान किया कि दीपावली पर केंद्र सरकार पूरे देश के लिए एक बड़ा फैसला लेने वाली है। सरकार जीएसटी में नेक्स्ट जनरेशन रिवॉल्यूशन लाने वाली है। और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। पीएम मोदी ने लाल किले के प्राचीर से एक और बड़ा ऐलान किया। करीब 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार का ऐलान, और ये योजना 15 अगस्त से ही लागू हो गई। आज से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आज ही 15 अगस्त को लागू हो रही है। ये आपके लिए बहुत खुशखबरी है। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में घुसपैठ को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि घुसपैठ के जरिए देश में नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में एक बड़ी साजिश के तहत डेमोग्राफी बदलने की कोशिश की जा रही है। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। 12वीं बार लाल किले की प्राचीर से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने अपना ही पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 103 मिनट का लंबा भाषण दिया, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। गोपालगंज से एक बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, उत्पाद विभाग की टीम पर हमला हुआ है। शराब माफिया पर हमले का आरोप है। एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई है और देखिए, दरअसल सिर में गहरी चोट लगने से मौत हुई है। विशंबरपुर के सिपाया में वारदात। अभिषेक पाठक है मृतक होमगार्ड जवान। शराब माफिया पर हमले का आरोप, उत्पाद टीम पर हमला हुआ है। गोपालगंज से ये बड़ी खबर मिल रही है। शराब माफिया पर हमले का आरोप, एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई है सिर में गहरी चोट लगने से। विशंबरपुर के सिपाया में वारदात। आपको बता दें कि अभिषेक पाठक मृतक होमगार्ड जवान का नाम है। विशंबरपुर के सिपाया में ये वारदात हुई है। तो उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला कर दिया गया। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गोविंद, क्या अपडेट है इस मामले में? ये पूरी घटना जो है विशंबरपुर थाना क्षेत्र के सिपाया स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज के पास की है और बताया ये जा रहा कि आज सुबह में तड़के 4:30 पर शराब की बड़ी खेप
यूपी से गोपालगंज आने की सूचना थी और इसी सूचना के आधार पर उत्पाद विभाग की टीम छापेमारी के लिए निकली हुई थी। इस दौरान शराब तस्करों ने उत्पाद विभाग की टीम पर हमला कर दिया और इस हमले में एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई है, जो अभिषेक पाठक है और ये कुचायकोट थाना क्षेत्र के रहने वाला है। इसके अलावा एक और होमगार्ड जवान है, उसे हल्की चोटें आई है, जिसे इलाज के लिए सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लाया गया है। हालांकि घायल होमगार्ड जवान की स्थिति खतरे से बाहर है, लेकिन अभिषेक कुमार पाठक जो कुचायकोट थाना क्षेत्र के बंगाल खाड़ के रहने वाले हैं, उनकी मौत हो गई है। इस वक्त घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस पहुंच चुकी है। इसके अलावा उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार भी सदर अस्पताल में पहुंचकर पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। घटना के दौरान जो मौजूद होमगार्ड के साथी थे, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है कि ये घटना किस तरह से हुई, शराब तस्कर किस इलाके में फरार हुए, उनकी तलाश में भी पुलिस टीम और सैफ के जवानों को लगाया गया है और सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन जिस तरह से शराब तस्करों ने ये हमला किया है, ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि जिस इलाके में ये वारदात हुई है वहाँ इसके पहले भी 2 होमगार्ड जवान को शराब तस्करों ने गोली मारी थी। तो ये लगातार यूपी के जो सीमावर्ती इलाके हैं वहाँ पर शराब माफियाओं की जो वारदात है वो सामने आ रही है। हालांकि पुलिस टीम लगातार इस मामले में कार्रवाई कर रही है। जी और गोविंद, देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है और ऐसे मामले लगातार सामने आते रहते हैं कि उत्पाद विभाग की टीम पर ही हमला हो जाता है। तो ऐसे में जरूरत है एक्शन लेने की उन अपराधियों पर। बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए गोविंद। और दिल्ली में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के समारोह में नहीं आने पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला है। जय हिंद, भारत माता की। पूरा देश 79वां स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर तिरंगा फहराया, देश को संबोधित किया, लेकिन स्वतंत्रता दिवस समारोह में लाल किले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे। इस पर बीजेपी नेताओं ने सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया तो बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। यह न केवल प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, बल्कि यह जिन वीरों ने स्वतंत्रता के लिए बलिदान दिया था, यह उनका भी अपमान है। तो बीजेपी के हमले पर कांग्रेस का जवाब क्या है, जरा सुनिए। देश की 140 करोड़ जनता में से महज कुछ लोग लाल किले वाले समारोह में शामिल होते हैं, तो क्या देश की पूरी आबादी तिरंगा विरोधी है, राष्ट्र विरोधी हो गई? आरजेडी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी नेता बेवजह इसे मुद्दा बना रहे हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एजेंडे की तलाश कर रही है और एजेंडे की राजनीति कर रही है। हो सकता है कि स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के समारोह में पहुंचना नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता के लिए मैंडेटरी ना रहा हो, लेकिन बतौर नेता प्रतिपक्ष स्वतंत्रता दिवस समारोह में वे शामिल जरूर होते हैं। उनके लिए अलग से कुर्सी भी आरक्षित रहती है। लाल किले का समारोह पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है और समारोह में नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष के लिए सीट भी रिजर्व रहने के बावजूद राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं पहुंचे, जिस पर सियासत तेज है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।